ठीक है, हमने देखा था कि किसी भी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी किसे बोला जाता है। तो जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ होगा यानी बना होगा, उस समय पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है प्रोसेस में, उसे आप कहते हो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी। या दूसरी डेफिनेशन हम कह सकते हैं, अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है और आप उसे ब्रेक करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक करना चाहते हो और उन्हें इनफाइनाइट सेपरेशन पे भेजना चाहते हो, तो जितनी एनर्जी मिनिमम आपको देनी पड़ेगी इस रिएक्शन को होने के लिए, उसे आप कहते हो बाइंडिंग एनर्जी। यानी न्यूक्लियस के फॉर्म होते समय रिलीज हुई एनर्जी या न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए दी गई एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, फिर हमने मास एनर्जी इक्विवेलेंस से एक रिलेशन निकाल ली थी कि कैसे आप किसी भी इक्वेशन के लिए बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने। कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आती ही है और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात आ जाती है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बाय बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर आपके पास कोई न्यूक्लियस है और आप उसे ब्रेक करना चाहते हो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, तो जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ती है उसे कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर मैं ऐसे ही आपसे बोलूं कि हमारे पास दो न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस ए और न्यूक्लियस बी। मान लो कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ए है, ले लेते हैं 1000 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जाम्पल ले रहा हूं हाइपोथेटिकल। और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस बी हमें दी गई है 2000 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा? तो फिर से मैं एक बात बता देता हूं क्या मतलब था। अगर आपको दो न्यूक्लियस दिए जाते हैं और बोला जाता है कि भाई स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा है ये बता दो, और सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी टोटल दे दी जाए, तो आप उनकी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते। ऑल्दो हमें लगता है कि ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी यानी ज्यादा स्टेबिलिटी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी पड़ेगी आपको। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी कि एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से निकालने की एनर्जी, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। समझ आया? जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, ए वाज मोर स्टेबल देन बी। ठीक है, तो एक स्टेबिलिटी बेल्ट हमने पहले देखा था, फिर एक आता है स्टेबिलिटी कर्व। तो लोगों ने जिन्होंने भी रिसर्च की, उन्होंने नेचर में मिलने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बेसिस पर प्लॉट किया। ठीक है ना, इस तरह से। और उन्होंने देखा कि कुछ कर्व इस तरह से मिल रहा था। कुछ पार्टिकल्स यहाँ लाई कर रहे थे, इनकी वैल्यूज अगर मैं दे दूं, ये 0 है अगर, तो ये 2, 4, 6, 8, और यहाँ कुछ ले लेता हूं मैं 10। ठीक है ना, और यहाँ मास ले लो आप, बेसिकली 10, 20, 30, इसी तरह से सो ऑन। ठीक है, 100, 120 एंड सो ऑन। तो प्लॉट किया, जितने भी पार्टिकल्स आ रहे थे सभी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट कर करके प्लॉट की। तो उन्होंने देखा कि जो कर्व फॉर्म हो रहा है वो कुछ इस तरह का फॉर्म हुआ। कुछ इस तरह से, यानी कि अगर न्यूक्लियाई बहुत ही ज्यादा लाइट थे तो वो लाई कर रहे थे कर्व के लेफ्ट में, और न्यूक्लियस जो बहुत ज्यादा हैवी थे वो लाई कर रहे थे कर्व के राइट में। तो जब सभी को प्लॉट किया गया तो एक पॉइंट जहां पे कि मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिली, जो कि मेरे कर्व के हिसाब से गलत आ जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा ड्राइंग को एडजस्ट कर लेता हूं। हाँ,
तो इस पॉइंट पे लगभग मैक्सिमम मिली, जिस पे वैल्यू उनको मिल रही थी कितनी, 8.5 के करीब, ठीक है ना, या 8.56 ऐसा कह सकते हो, 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये जो वैल्यू मिली ये मैक्सिमम मिली उन्हें किसके लिए, Fe56 के लिए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस जो बोला जाता है वो किसका बोल दिया जाता है, आयरन का बोल दिया जाता है। बात समझ आई? तो हम कह देते हैं कि भाई आयरन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? तो बेल्ट के ऊपर कौन कहाँ लाया करेगा, इसके हिसाब से आप बता सकते हो कि स्टेबिलिटी कैसी है उसकी। बहुत ही कम वैल्यूज पे जो लाई कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो भी अनस्टेबल है। और यहाँ भी आप देखो राइट में, जब हैवी हो जाता है न्यूक्लियस तो उसकी वैल्यू भी इससे काफी ज्यादा कम लाई कर रही है। तो कुछ एक पर्टिकुलर रेंज है जिसमें कि आपको क्या मिल जाती है, स्टेबल न्यूक्लियस मिल जाते हैं। तो याद रखना ये मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू फॉर Fe56 was about 8.5 million electron volt per nucleon, making it the most stable nuclei. ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो इसमें तो एक ही टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, आपको कोई टोटल बाइंडिंग एनर्जी देगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स देगा, और आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बेसिस पे बताना पड़ेगा कौन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, बस आखिरी चीज इसमें जो हमें पढ़नी है वो है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस या एलिमेंट्स। तो ये प्योरली थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए मैंने एंड के लिए छोड़ दिया। कुछ टर्म्स होती हैं जिनका मतलब पता होना चाहिए, जैसे कि कोई बोले आइसोटोप्स, मुझे उम्मीद है सभी लोग बता पाएंगे, प्लीज चैट के अंदर बताओ किन्हें बोला जाता है आइसोटोप्स। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो, उन सभी को आप कहते हो आइसोटोप्स। यानी कि x अगर मैं बोल दूं ZXA1 एंड ZYA2, तो इन्हें आप क्या कह दोगे, आइसोटोप्स कह दोगे, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, यानी कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, सिमिलरली एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं आइसोबार्स। किसे बोला जाता है आइसोबार, जल्दी से बताओ। एलिमेंट्स विद सेम, क्या सेम होता है इनका, मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। समझ आई बात, यानी कि सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो मैं कह सकता हूं x Z1A एंड y Z2A, इन्हें आप कहते हो आइसोबार्स। सिमिलरली एक टर्म और आती है जिसे हम कहते हैं आइसोटोन्स। क्या सेम होता है इनके अंदर, तो ऐसे एलिमेंट्स विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास x है Z1A1 एंड y है Z2A2, तो अगर A1 माइनस Z1 ये इक्वल है A2 माइनस Z2 के, तो आप कह दोगे कि ये दोनों क्या हैं, आइसोटोन्स हैं, उनमें सेम नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स है, कोई इलेक्ट्रॉन भी बोल रहा है, हे प्रभु। बेटा न्यूक्लियस की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं सकता। ठीक है ना, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और चौथी एक टर्म जो हम पढ़ते हैं वो है आइसोडाइफर्स। किन्हें बोला जाता है आइसोडाइफर्स? किन्हें बोला जाता है आइसोडाइफर्स? तो एलिमेंट्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ a-2z is same are called isodiphers। बात समझ आई? यानी बेसिकली डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, a-z न्यूट्रॉन्स होते हैं माइनस प्रोटॉन्स, ये नंबर जिनके लिए सेम आता है उन्हें आप क्या कह देते हो? आइसोडाइफर्स कह देते हो। तो ये चार टर्म्स हैं, बस थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ हमारा न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। न्यूक्लियस के बारे में जो चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं, और हम आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर? रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है ना, तो क्या है रेडियो एक्टिविटी? इसके बारे में थोड़ा बहुत तो हम जान ही चुके हैं पहले ही। क्या? वेरी हैवी न्यूक्लियस, वेरी हैवी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स, डिसइंटीग्रेट्स का मतलब ब्रेक्स इनटू लाइटर न्यूक्लियाई टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी by process of radioactivity। यानी जो हैवी न्यूक्लियस होगा वो स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने अंदर से पार्टिकल्स को बाहर फेंकता रहता है लगातार, ताकि बेसिकली उसका साइज कम हो सके, उसका मास नंबर कम हो सके, और वो एक लाइटर न्यूक्लियर बन सके और ज्यादा स्टेबल हो सके। ठीक है ना, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी कि अपने आप नेचर में ये पाया जाता है। देखते हैं हम, जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा है सबसे फेमस किसका? यूरेनियम का। सभी को पता है रेडियो एक्टिव मटेरियल में यूरेनियम टॉप कर रहा है। ठीक है, तो अब ये रेडियो एक्टिविटी शो कैसे करेगा? रेडियो एक्टिविटी शो कैसे करेगा? अच्छा, एक चीज और पता होनी चाहिए, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिविटी, इन्हें कहा जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये वो फोर्स हैं जो न्यूक्लियस को ब्रेक होने में मदद करते हैं, जिन्हें आप कहते हो वीक न्यूक्लियर फोर्स। और कोई भी न्यूक्लियस खुद को क्या कर सकता है? डिसइंटीग्रेट या ब्रेक कर सकता है। ठीक है, एक और पॉइंट, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर डीके। डीके नाम लेते हैं हम इसे। ठीक है ना, डिसइंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर डीके। बस तो मेनली इसमें आपको टाइप्स पढ़ने होंगे कि कितने टाइप के न्यूक्लियर डीके होते हैं। तो जरूरत के हिसाब से जिस न्यूक्लियस को जो अप्रोप्रिएट लगता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी अटेन कर सके, चार तरह के न्यूक्लियर डीके होते हैं। सबसे पहला होता है अल्फा डीके। ठीक है, दूसरा होता है बीटा डीके,
जिसमें दो टाइप्स होते हैं, बीटा प्लस डीके, ठीक है, और दूसरा होता है बीटा माइनस डीके। ठीक है ना। तीसरे टाइप का होता है के कैप्चर, और चौथा हम देखते हैं गामा डीके। क्लियर है? तो ये चार तरीके हैं जिनसे कि कोई न्यूक्लियस अपना एटॉमिक नंबर क्या कर सकता है, कम कर सकता है और स्टेबिलिटी पा सकता है। अल्फा डीके, बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके, के कैप्चर एंड गामा डीके। ठीक है, नोट डाउन कर लो सभी लोग। ठीक, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्फा डीके से। तो अल्फा डीके के बारे में सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए वो ये है कि अल्फा पार्टिकल किसे बोला जाता है। अल्फा पार्टिकल ये होता है बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस 2He4, यानी कि इसके अंदर दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको आप क्या कहते हो, अल्फा पार्टिकल कहते हो। तो मान लो कि आपके पास एक बड़ा ही अनस्टेबल सा न्यूक्लियस है जो कि है XZA, और वो स्पॉन्टेनियसली वीक फोर्सेस की मदद से क्या करने लग जाता है, अल्फा डीके करने लग जाता है। तो वो ब्रेक होगा और एक आपको नया न्यूक्लियस मिलेगा जो कि जरूरी नहीं कि स्टेबल हो, लेकिन हाँ एक्स से ज्यादा स्टेबल होगा। वो फर्दर भी डिके हो सकता है, लेकिन हाँ ये नहीं हम गारंटी से कह सकते कि वो प्योरली स्टेबल है, पूरी तरह से स्टेबल है। हाँ वो एक्स के रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। और प्लस साथ में आपको मिलता है अल्फा पार्टिकल, जिसे मैं कह सकता हूं 2He4। तो आप देख सकते हो कि दो प्रोटॉन लेके भागा है अल्फा पार्टिकल, तो यहां आ जाता है Z-2, और इफेक्टिवली चार न्यूक्लियॉन्स लेके भागा है तो यहां आ जाता है A-4। तो ये याद रखना जरूरी है। ठीक है ना। प्लस साथ ही साथ कुछ एनर्जी भी मिलती है हमें बाहर। ठीक है, ये जो X है जिसका डिसइंटीग्रेशन हुआ है उसे बोला जाता है पेरेंट न्यूक्लियाई, और जो फॉर्म होता है उसे कहा जाता है डॉटर न्यूक्लियाई। यहां आपके पास अल्फा पार्टिकल है ही, और साथ में कुछ एनर्जी मिलती है। जो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, तो एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y एंड अल्फा पार्टिकल। बेसिकली जो एनर्जी है वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपको मिल जाती है। समझ आ रही है बात? तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है क्या, अल्फा डिके। अब ये भी एक फैक्ट है कि इसे डॉटर न्यूक्लियाई ही क्यों बोला गया। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फिर से पेरेंट बन सकता है। इसका फिर से क्या हो सकता है, डिके हो सकता है, और ये फर्दर डिकम्पोज हो सकता है। तो यहां एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि Y is not necessarily stable, but it is definitely more stable than X, and Y can again undergo radioactivity, और इसीलिए इसे कहते हैं हम डॉटर न्यूक्लियाई। बात समझ आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? अच्छा, अब किसी भी रिएक्शन में, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी आपको मिलती है, इस एनर्जी को बोला जाता है
Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन, Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन आपको दी गई हो, उसमें जितनी भी एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है या प्योर एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ना होके जो भी एनर्जी आपको मिलती है उसे आप कहते हो Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो आप समझ भी रहे होगे कि ये एनर्जी कहां से आई होगी, मास डिफेक्ट से ही आई हो सकती है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं Q वैल्यू ऑफ अल्फा डीके। कैसे कैलकुलेट करोगे आप Q वैल्यू ऑफ अल्फा डीके? तो बड़ा ही आसान सा है। Q वैल्यू बेसिकली मुझे क्या बतानी है, एनर्जी बतानी है। तो ऑब्वियसली x का मास ज्यादा रहा होगा तो मैं लिख सकता हूं सीधे मास ऑफ x माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या क्या है, y है और एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, इनटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मुझे क्या मिल जाएगी, Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगी। याद रखना इन सभी मासेस को मैं पुट करूंगा किसके अंदर, एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU के अंदर। तो अगर आपको इन सभी के न्यूक्लियर मासेस पता है उसको आप इस इक्वेशन में रखते हो, मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हो और मास एनर्जी इक्विवेलेंस यूज कर लेते हो तो आप रिएक्शन की Q वैल्यू बता सकते हो। इसमें कुछ नया नहीं है, ये हम बाइंडिंग एनर्जी में काफी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो अल्फा डिके में पूछा जा सकता है वो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Q। अब ये जो एनर्जी मिलेगी रिएक्शन में, मैंने जैसे कि बताया ये Y और अल्फा पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। तो बेसिकली होता क्या है कि X आपके पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना, जो कि इनिशियली रेस्ट पर था, हम ये मान लें अगर, और उसका हो जाता है अल्फा डिके। तो आपको मिला है एक न्यूक्लियस Y जो है Z-2 और A-4 और प्लस आपको मिला है एक अल्फा पार्टिकल। तो ऑब्वियसली ये अगर रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जो है वो जीरो है। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस डिके है, इंटरनल वीक फोर्सेस की वजह से ये डिके हुआ है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन होना चाहिए। तो पहली इक्वेशन हम यूज करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन की। ठीक है ना, मैं मान लेता हूं कि हमारा जो y है वो इस तरफ मूव करने लग जाता है Vy से और अल्फा पार्टिकल है वो इधर मूव करने लग जाता है V अल्फा से। तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि भाई m ऑफ y इंटू वेलोसिटी ऑफ y ये हो जाना चाहिए m ऑफ अल्फा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा, क्योंकि फाइनल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम विच इज जीरो। तो ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर मैं मास ऑफ y लिखूं तो उसमें A-4 न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है ना। अगर मैं बोल देता हूं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड इज इक्वल टू m, मैंने अप्रोक्सीमेशन में सेम ले लिया अगर, तो हम यहां से बता सकते हैं कि A-4 इंटू एम ये हुआ मास ऑफ y इंटू वी वाई, ये होना चाहिए मास ऑफ अल्फा पार्टिकल यानी कि 4m इंटू वी अल्फा। सॉल्व करने से पहली इक्वेशन हमें मिल गई है क्या, A-4 इंटू वी वाई ये हो जाना चाहिए 4v अल्फा। दूसरी इक्वेशन आप क्या लगा सकते हो, दूसरी इक्वेशन हम लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। जो भी Q वैल्यू हमें मिली है वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होनी चाहिए, यानी Q वैल्यू जो आपको मिली वो इक्वल होनी चाहिए हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर प्लस हाफ m y v y का स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा, तो ये हो गया Q वैल्यू हो जानी चाहिए हाफ m अल्फा 4m इंटू वी अल्फा का स्क्वायर प्लस एम वाई यानी कि A-4 m
इंटू वी वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो मान लो कि मैं निकालना चाह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के अल्फा पार्टिकल को इस क्यू वैल्यू का कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है ना, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यू वैल्यू मुझे मिल जाएगी हाफ इंटू 4m इंटू वी अल्फा का स्क्वायर प्लस a माइनस 4 इंटू एम। वी वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, वी वाई को मैं लिख सकता हूं 4 वी अल्फा अपॉन a माइनस 4। तो ये हो गया 4 वी अल्फा अपॉन a माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो Q वैल्यू हमें मिलेगी यहां से हाफ इंटू 4m वी अल्फा का स्क्वायर प्लस हाफ m 16 वी अल्फा का स्क्वायर बाय a माइनस 4। अब हाफ इंटू 4m वी अल्फा का स्क्वायर यह है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो हाफ m इंटू 4 ये हो जाएगा 4 काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय a माइनस 4, और ये होना चाहिए आपका Q वैल्यू, है कि नहीं। यहां से आपको मिलेगा a अपॉन a माइनस 4 इंटू के अल्फा। सॉल्व करने से हमें वैल्यू मिल जाती है और एक सुंदर सा आंसर मिल जाता है। के अल्फा की वैल्यू होती है a माइनस 4 अपॉन 4 इंटू क्यू वैल्यू। तो अगर आप रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकाल लेते हो तो बार बार आपको मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें काफी टाइम गया। हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि उस टोटल एनर्जी का इतना हिस्सा अल्फा पार्टिकल को मिला होगा। साथ ही साथ मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई भी बता सकता हूं, वो हो जाएगा क्यू माइनस दिस होल थिंग। तो क्यू माइनस अगर आप करोगे तो वो आपको कितना मिल जाएगा, ए अपॉन ए माइनस 4 इंटू क्यू। एक बार चेक कर लेते हैं सही किया है कि मैंने। क्यू माइनस ए माइनस 4, नहीं कुछ गड़बड़ की है मैंने। टोटल क्यू है तो 4q माइनस ए क्यू बाय 4। सिर्फ ए क्यू बाय 4 आ रहा है क्या? हाँ, यहाँ लिखने में गलती कर दी मैंने। ये हो जाएगा a माइनस 4 बाय ए, ना कि 4। a माइनस 4 बाय ए इंटू क्यू। हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ y तो मैं बता ही सकता हूं, वो हो जाएगा q माइनस ए माइनस 4q बाय ए। तो ए क्यू उड़ जाएगा, आपको फाइनली मिलेगा क्या, 4q बाय ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ y। कोई डाउट? ओके, चलो देखो एक क्वेश्चन। तो आपको एक रिएक्शन दी गई है, ये यहाँ पे एक अल्फा डिके हुआ है, ठीक है। और आपको बताना है निगलेक्टिंग द रिकॉइल ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई find the kinetic energy of emitted alpha particle। emitted alpha particle यानी बात समझ आ रही है। रिएक्शन के बाद जो यूरेनियम फॉर्म हो रहा है उसे आपको रेस्ट पे ही मानना है, इस क्वेश्चन के लिए ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि बेसिकली अल्फा पार्टिकल की कितनी एनर्जी होगी। तो सारी की सारी क्यू वैल्यू अल्फा पार्टिकल को ही मिल जाएगी, है कि नहीं। जहां मास ऑफ 238 आपको ये दे दिया गया है 238.04955 AMU,
मास ऑफ यूरेनियम 234 ये दे दिया गया है 234.04095 AMU, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ये दे दिया गया है 4.002603 AMU। ठीक है, और 1 AMU को आपको इक्विवेलेंट लेना है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931.5 नहीं लेना है क्योंकि ये कैलकुलेशन आसान करवाना चाहते हैं आपसे। ठीक है ना, फालतू क्यों 0.5 से मल्टीप्लाई करने, तो बहुत ज्यादा सहायता हो गई अगर उन्होंने 0.5 हटा दिया। ठीक है, बताओ जरा। ओके, चलो देखा जाए कैसे होगा सवाल। तो बड़ी आसानी सी बात है, सारी की सारी क्यू वैल्यू ही जाने वाली है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल में, जो कि सिंपली हो जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, यानी मास ऑफ, क्या ये प्लूटोनियम है मैं उम्मीद कर रहा हूँ, या जो भी है, 238.04955 माइनस मास ऑफ यूरेनियम 234.04095 minus mass of alpha particle 4.0026034 और इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर सब्र है, पेशेंस है, तो ये आएगा 5.58 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आया? कोई डाउट किसी को? तो तुम देख सकते हो कि ये जेई में अगर आता है तो ऑब्वियसली वो तुम्हारी कैलकुलेशन ही चेक करना चाह रहे हैं, उनको पता है सब सब्ट्रैक्ट तो कर ही लेंगे और मल्टीप्लाई भी कर ही लेंगे, है कि नहीं? हाँ, ये एक और सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। हाँ विदित, सही मैंने कहा तो था कि तुमने श्योरली कैलकुलेटर से नहीं किया है, पर सही आया तुम्हारा। बाकी लोगों ने भी कैलकुलेटर से नहीं किया है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि उनने कैलकुलेटर से किया, पर उनका इतना इतना एक्यूरेट आया कि मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो पर अब मुझे हो गया है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कोई तेज कर रहा है तो कर रहा है। चलो, हमारे पास थोरियम है 228, जो ब्रेक होता है रेडियम 224 प्लस एक अल्फा पार्टिकल में। ये दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडियम इज 217 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, तो आपको बतानी है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल। एमिटेड अल्फा पार्टिकल, यहाँ आपको कुछ डेटा दिया गया है। मास ऑफ थोरियम 228, ये है 228.028726 AMU। ठीक है ना, और इसी तरह से दिया गया है मास ऑफ रेडियम 224, यह है 224.020196 AMU, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4.00260 AMU। ट्राई करो सभी लोग। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, क्यू वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। क्यू वैल्यू आ जाएगी आपके पास 228.0288726 माइनस 224.0209196 माइनस 4.00260 इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करने से ये वैल्यू जो आपको मिलती है, ये मिलती है हमें 5.524 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये तो टोटल एनर्जी थी, तो Q वैल्यू होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडियम, और रेडियम की हमें दी गई है, तो अल्फा पार्टिकल की बचेगी 5.524 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.217 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 5.307 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हुई बात?
ओके, अब कोई पूछ रेशियो से क्यों नहीं इसे सॉल्व कर सकते? अगर ये रेशियो के हिसाब से नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर रहे होंगे। समझ आ रही है बात? रेशियो से तब आता है जब मोमेंटम कंजर्व हुआ हो और एनर्जी कंजर्व हुई हो। मान लो इन्होंने जब रिएक्शन कराई तब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, तो उसकी वजह से इसीलिए उन्होंने आपको रेडियम की एनर्जी पहले से ही दे दी है। ठीक है ना? ताकि आप एनर्जी कंजर्व कर पाओ, पर मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। बात समझ आई? तो इसीलिए हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी, उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस वाज एट रेस्ट एंड देन इट अंडरगोज अल्फा डिके, तो फिर आप फॉर्मूले से ही सॉल्व करोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है शोएब यार, अभी मैं कैसे बताऊं? सब लोग बोल रहे हैं 2 डिजिट का अप्रोक्सीमेशन किया लेकिन आंसर में इतना फर्क आ गया। अब इसे मैथ्स कहते हैं, कैलकुलेशन कहते हैं, और ज्यादा दिक्कत है राजन सर से पूछो यार कि सर 2 डिजिट का नाटक करते हैं हम और इतना बड़ा नाटक क्यों हो जाता है। अभी तो वही बता पाएंगे। मैथ्स है, मैं तो ज्यादा पसंद वैसे भी नहीं करता इसे। ठीक है ना? बढ़े आगे। तो ये था अल्फा डिके, काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मेनली आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो। या तो कोई काइनेटिक एनर्जी पूछेगा या हमसे कोई क्यू वैल्यू पूछेगा। अगला आ जाता है भाई बीटा डिके। बीटा डिके, चलो देखते हैं। तो बीटा डिके में सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, बीटा माइनस डिके की। बीटा माइनस डिके या सिंबल होता है बीटा माइनस डिके। पहली बात तो बीटा डिके होता क्यों है? तो ये तो हमें पता है कि न्यूक्लियस अनस्टेबल है और उसकी वजह से कई सारे डिके हो सकते हैं, जिनमें से सबसे जल्दी मास कम करने का तरीका है अल्फा डिके, जो कि हमने देख लिया। उसके बाद बीटा डिके कब होता है? तो बीटा डिके डिपेंड करता है जब रेशियो गड़बड़ हो जाए, यानी कि टू बैलेंस द रेशियो ऑफ n बाय z। न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो अगर रेंज में नहीं रहता, रेंज के बाहर चला जाता है, तो देखा गया कि प्रोसेस ऑफ बीटा डिके होता है। कई बार ये अल्फा डिके के साथ भी होता है। ठीक है ना? पर मेनली ये इस चीज को बैलेंस करने के लिए होता है। बात समझ आई? तो बीटा माइनस डिके कब होता है? तो ये देखा गया कि व्हेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स is much larger is much larger than number of protons। तो हमने बात की थी न्यूक्लियस काफी अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है ना? देन बीटा माइनस डिके टेक्स प्लेस। और इसमें होता क्या है? तो बीटा माइनस डिके में अ न्यूट्रॉन inside the nucleus converts into a proton। काफी चमत्कारी चीज। न्यूट्रॉन जो था न्यूक्लियस में बैठा बैठा टूट जाता है और कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? प्रोटॉन के अंदर। ऐसा करने से दो फायदे होते हैं, एन की वैल्यू घटती है और जेड की वैल्यू बढ़ती है, तो रेशियो स्टेबल हो सकता है। बात समझ आ रही है? याद रखना बीटा माइनस तब होगा जब न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन से क्या हो? ज्यादा हो। और ऐसा होता कैसे है? तो एक न्यूट्रॉन, यानी कि मैं बात करूं अगर 0 n 1, ये ब्रेक होता है एक प्रोटॉन में, यानी कि 1p1 प्लस एक इलेक्ट्रॉन में -1e0। तो इसे आप कहते हो बीटा माइनस डिके। तो बीटा माइनस कौन है भाई? तो ये जो पार्टिकल है जिसे आप इलेक्ट्रॉन भी कहते हो, इलेक्ट्रॉन, इसी का दूसरा नाम होता है बीटा माइनस पार्टिकल, या बीटा पार्टिकल जनरली इसको कह देते हैं।
तो बीटा पार्टिकल होता क्या है? बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही होता है। और वो क्यों आया? क्योंकि हम इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से एक न्यूट्रॉन खुद को कन्वर्ट करता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन को तो न्यूक्लियस के अंदर ही रखता है और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के बाहर फेंक देता है। ठीक है ना? तो ये तो रहता है इनसाइड न्यूक्लियस, और ये हो जाता है थ्रोन आउट ऑफ न्यूक्लियस। तो क्या आपको रिएक्शन समझ आई? अब ये रिएक्शन दिखेगी कैसे? तो वो ऐसी दिखती है, एक्स जेड ए। अगर इसका बीटा माइनस डिके हुआ है, अगर इसका बीटा माइनस डिके हुआ है, तो यहां जो आपको y मिलेगा उसमें a का तो कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों मास नंबर में चेंज नहीं आएगा? क्योंकि भाई न्यूट्रॉन ही तो प्रोटॉन में बदला है। तो न्यूट्रॉन की संख्या घटी तो प्रोटॉन की तो बढ़ गई, तो ओवरऑल न्यूक्लियन तो सेम रहे, लेकिन प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएगा। प्लस एक बीटा पार्टिकल। इस तरह से आपको दिखेगी रिएक्शन ऑफ बीटा डिके। बात समझ आई? कोई कष्ट किसी को? ठीक है। अब यहां एक समस्या हुई। क्या समस्या हुई? उन्होंने देखा कि अगर हमारे पास जो एनर्जी है, हम मास डिफेक्ट से उन्होंने एनर्जी कैलकुलेट की, ठीक है ना? आप क्यू वैल्यू अगर यहां से कैलकुलेट करो इस रिएक्शन के लिए, तो मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब कुछ करके क्यू वैल्यू कैलकुलेट की। और इनिशियली न्यूक्लियस भी रेस्ट पे था। तो क्यू वैल्यू या तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में होनी चाहिए थी या इसकी काइनेटिक एनर्जी में होनी चाहिए थी। ऑब्जर्वेशन क्या आई? ऑब्जर्वेशन आई हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल ये छोटा था q वैल्यू से। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन से देखा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ y और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल हमेशा छोटी आ रही थी q वैल्यू से, एक आध बार नहीं, जितनी बार भी इस रिएक्शन को स्टडी करा गया हमेशा ये हुआ। यानी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम सही नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये एक्सप्लेन किया किन्होंने? नाम सुना है आपने? पॉली। पॉलीज न्यूट्रिनो थ्योरी। पॉली ने बताया कि ऐसा नहीं है बॉस, जो बीटा डिके हो रहा है सही बात है आपकी कि उसमें एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है, पर सिर्फ एक बीटा पार्टिकल ही नहीं निकल रहा है, एक पार्टिकल और है जो आप पहले मेजर नहीं कर पा रहे थे, उसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, उसे पहचान नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो ऐसा पार्टिकल है जो ना इलेक्ट्रिक फील्ड से डिविएट हो रहा था, ना मैग्नेटिक फील्ड से डिविएट हो रहा था, ना ग्रेविटेशनल फील्ड से डिविएट हो रहा था, और लाइट की स्पीड से चल रहा था। क्या आप जानते हो ऐसा पार्टिकल कौन होता है? अरे बोलो भाई। फोटॉन। तो लोगों ने इसी तरह से जवाब दिया, फोटॉन। तो पॉली ने कहा नहीं, मैं अपनी थ्योरी दे रहा हूं, कृपया फोटॉन ना बोलें उसे। हाँ, कुणाल जैसे लोग भी थे जिन्होंने कहा गामा, उनको पता था गामा, तो उन्होंने कह दिया गामा। तो ऑब्वियसली वो तो नहीं था, क्योंकि यहाँ पे नाम देखो जरा, न्यूट्रिनो थ्योरी है तो थोड़ा हिंट होना चाहिए था, यहाँ न्यूट्रिनो की बात आएगी। तो उन्होंने कहा कि जब बीटा माइनस डिके हुआ तो यहाँ एक पार्टिकल मिला जिसे उन्होंने नाम दिया एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो। तो बताया गया कि जो एंटी न्यूट्रिनो है, ये पार्टिकल तब मिलता है व्हेन न्यूट्रॉन ब्रेक्स इनटू प्रोटॉन। सिमिलर टू फोटॉन है, सिमिलर टू फोटॉन होता है, यानी कि मासलेस और चार्जलेस, यानी किसी भी फील्ड वगैरह से ये इन्फ्लुएंस नहीं होता है, सब कुछ सेम है, स्पीड ऑफ लाइट। बस एक अंतर था कि इसके पास एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है।
spin angular momentum of plus minus half h by 2 pi। बात ये थी कि उस रिएक्शन जो ऊपर हम देख रहे हैं ना, सिर्फ एनर्जी की लॉस नहीं आ रहा था, एनर्जी की गड़बड़ नहीं आ रही थी, बेसिकली ये भी देखा जा रहा था कि मोमेंटम वाज नॉट कंजर्व्ड। इससे पहले जब न्यूट्रिनो की खोज नहीं हुई तो उससे पहले मोमेंटम भी कंजर्व नहीं हो रहा था। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि बेसिकली थोड़ी सी एनर्जी लेके कौन भाग रहा है, थोड़ी सी एनर्जी लेकर एंटी न्यूट्रिनो भाग रहा था, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, जो कि खुद ही बस एक एनर्जी का पैकेट है। ये इक्वल आएगा क्यू वैल्यू के। तो ये चेंज ये लेकर आए, और इसके बाद उन्होंने कहा क्योंकि ये फोटोन की तरह है तो ऑल्दो ये मासलेस है, इट हैज मोमेंटम, क्योंकि ये एक तरह की रेडिएशन है, और मोमेंटम भी कंजर्व हो गया उसके बाद। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ये तो मैंने आपको कहानी सुनाई है। आपको पूरी तरह से क्या याद रखना है कि जब ये रिएक्शन होगी, बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो एक एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट होगा। ये पूरी रिएक्शन होती है। बात समझ आई? एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होगा जो कि एनर्जी का पैकेट है, और उसके पास कुछ एनर्जी हो सकती है। क्लियर है कि नहीं? ये भी याद रखना कि एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड क्यू मैक्स। इनके बीच की कोई भी वैल्यू वो ले सकता है, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन टू रिएक्शन, फिक्स नहीं है। कितनी भी एनर्जी, बेसिकली जितनी एनर्जी का आपको समस्या महसूस हो रही हो, जो काइनेटिक एनर्जी में डिसबैलेंस आपको मिल रहा हो, वो एनर्जी आप किसे दे दो? एंटी न्यूट्रिनो को दे दो। अरे बात समझ आई क्या? क्लियर है? ये कहलाता है बीटा माइनस डीके। तो फिर से अगर समराइज करें ताकि अब क्लियर हो, बीटा माइनस डीके होता क्यों है? ये होता है टू बैलेंस दी एन बाय जेड रेशियो, या न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो। बीटा माइनस पार्टिकल कहते किसे हैं? तो बीटा माइनस पार्टिकल हम इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। होता कब है? जब न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन वीक फोर्सेस के कारण खुद को एक प्रोटॉन में कन्वर्ट कर लेता है, ताकि प्रोटॉन की संख्या बढ़े, न्यूट्रॉन की संख्या घटे, तो फिर वो एटम से बाहर एक हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकता है, जिसे हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। जब भी न्यूट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा और वो प्रोड्यूस करेगा एक प्रोटॉन, तो एक एंटी न्यूट्रिनो नामक पार्टिकल भी बाहर देखा जाएगा। एंटी न्यूट्रिनो नामक जो पार्टिकल है वो एग्जैक्टली सिमिलर है फोटॉन से, सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है प्लस माइनस h बाय 2 पाई का। बात समझ आई? बीटा माइनस डीके में मास नंबर चेंज नहीं होता है, पर एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाता है। इस थ्योरी को दिया था पॉली ने, इसीलिए इसे पॉलीज न्यूट्रिनो थ्योरी कहते हैं। और सारे प्रोडक्ट वाले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मिलके Q वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अरे क्लियर हुआ? हाँ या ना बोलो भाई। चलो, तो अब इसके लिए कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ Q वैल्यू फॉर बीटा माइनस डिके। तो अब रिएक्शन में अगर लिखूं वापस एक्स जेड ए बीटा माइनस डीके, और स्क्रीन हैंग हो गई, वाई जेड प्लस 1 इंटू ए प्लस -1 ई 0, या ऐसे बीटा पार्टिकल भी कह सकते हैं, प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो अगर आप मास डिफेक्ट कैलकुलेट करो, मास डिफेक्ट डेल्टा ई या क्यू या डेल्टा एम, वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई
माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जनरली बीटा डिके का क्वेश्चन जब आएगा तो उस समय पे लोग क्या करते हैं, आपको एटॉमिक मास दे देते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, इफ एटॉमिक मासेस आर गिवन, यानी एटम का मास अगर आपको दिया जाए, ना कि सिर्फ न्यूक्लियस का मास, तो फिर आप कैसे मास डिफेक्ट लिखोगे या कैसे आप क्यू वैल्यू लिखोगे। तो वो हो जाएगा भाई मास ऑफ एक्स जेड ए माइनस जेड टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मुझे एटम का मास दिया है और ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो मुझे सिर्फ न्यूक्लियस का मास लिखना है। ये है न्यूक्लियस का मास। अरे जनता तबाह तो नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया जा रहा है ना, इसलिए इसके क्यू वैल्यू के डेरिवेशन में एटॉमिक मास कंसिडर करेंगे। तो ये जो मैंने लिया है, ये आपका एटॉमिक मास है। तो मैंने क्या किया, बस एटम के मास में से जितने इलेक्ट्रॉन थे उनके मास को कम कर दिया है रिएक्टेंट में। अरे है कि नहीं? माइनस मास ऑफ वाई में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? Z+1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और माइनस एक ये बेचारा इलेक्ट्रॉन जो बाहर फेंका गया ही है। बात समझ आई? अरे बोलो हाँ या ना। इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं? सॉल्व करें अगर, तो Q वैल्यू आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y। यहां माइनस जेड ही आया है, यहाँ प्लस जेड आएगा, वो कट जाएगा। यहाँ प्लस एम आएगा और यहाँ माइनस एम है, वो कट जाएगा। इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखना जरा मेरी कैलकुलेशन सही है या मैंने कुछ गड़बड़ की है। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखें, बार बार इतना ना सोचें। देखो एक बार जरा, बीटा माइनस डिके के लिए सही है। चीज पे ध्यान देना कि ऑल दो प्रोडक्ट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, पर अगर मैं डायरेक्टली लिख देता ये, ठीक है, तो अगर न्यूक्लियर मासेस थे तो ये ठीक है, लेकिन अगर एटॉमिक मासेस दिए हुए थे तो सिर्फ mx माइनस एम वाई इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर से, क्योंकि अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी में कन्वर्ट करो तो 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। वो इनसिग्निफिकेंट नहीं होता, आंसर में चेंज ला देगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। तो ये कहलाता है भाई क्या? बीटा माइनस डिके। अरे क्लियर हुआ क्या? कोई डाउट किसी को? तो इसके ऊपर क्वेश्चंस तो अब हम कल करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, कि 92 यूरेनियम 238 it decays into lead 82 206। ठीक है, अगर ये हमें पता है कि अल्फा डिके हुआ है और बीटा डिके हुआ है, तो फाइंड हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा डिके हैव टेकन प्लेस। इस न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर इनिशियल प्रोडक्ट ये था, फाइनल प्रोडक्ट ये था, ऑब्वियसली एक बार में तो नहीं हो सकता ना, सीधे 10 प्रोटॉन कम हो गए हैं और ढेर सारा एटॉमिक मास भी कम हो गया है, तो एक बार में तो नहीं हो सकता। तो कुछ अल्फा पार्टिकल डिके हुए हैं, कुछ बीटा डिके हुए हैं, आपको बताना है कितना क्या हुआ है। बढ़िया परमानंद, सही है आंसर। ट्राई करो बाकी लोग। चलो देखो कैसे किया जाता है। तो यहाँ लिख लो 92 यूरेनियम 238, वहां से बनेगा 82 लेड 206, प्लस मान लेता हूं कि ए अल्फा डिके हुए हैं, तो ए इंटू 2He4
प्लस बी मान लेता हूं बीटा डिके हुए हैं, तो -1 E0। अब बस नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर मैं यूज कर लूं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो मुझे यहां से इक्वेशन मिल जाएगी 92, ये इक्वल होना चाहिए 82 प्लस 2 इंटू ए, क्योंकि हर एक में 2 हैं, माइनस बी, क्योंकि हर एक में एक माइनस चार्ज है। सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर अगर कर लिया जाए, तो हम कह सकते हैं कि 238 ये इक्वल होना चाहिए 206 प्लस 4 टाइम ए, उसका तो मास नंबर है ही नहीं। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप सॉल्व करते हो, आपको ए की वैल्यू मिलती है 8 और बी की वैल्यू मिलती है 6, यानी कि 8 अल्फा डिके हुए हैं और 6 बीटा डिके हुए हैं। 8 अल्फा डिके एंड 6 बीटा डिके। क्लियर है? बस तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ डीके पढ़ेंगे।